नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में शेयर करूँगा। इस वीडियो के अंदर जितने सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, वो सारे कंपनीज़ के डिटेल्स के साथ-साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली क्या सिचुएशन बना है और फ्यूचर में क्या बन सकता है। तो एक-एक करके मैं डिटेल्स डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एफिल इंडिया। तो एफिल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं, इस कंपनी इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं और इस कंपनी देखा जाए तो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। देखिए 14,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप बन चुके हैं और कंपनी 1994 में स्टार्ट हुआ था। इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो प्लेटफ़ॉर्म है, तो कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं? देखिए कंज़्यूमर प्लेटफ़ॉर्म क्या होते हैं? जैसे मान के चलिए ऑनलाइन बेसिस जो काम है, न्यू एक्जिस्टिंग जो ऑफ़लाइन बेसिस काम है, उसके ऊपर भी काम करते हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे तो एंटरप्राइजेज़ प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, जहाँ पे ऐप डेवलपमेंट, साथ ही साथ इनबिल्ट ऑफ़लाइन जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स जो प्रोडक्ट है, उसको भी बेचने का वेबसाइट बनाना और डायरेक्टली कंज़्यूमर जो प्रोडक्ट्स है, उसके लिए डेवलपमेंट करना। साथ ही साथ क्लाउड सर्विसेज़ इसके इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। उसके साथ सॉल्यूशंस ऑफर्ड भी करते हैं। तो कंपनी के कुछ टेक्नोलॉजी बेसिस काम है और इस काम के बेसिस में कंपनी के जो प्लेटफ़ॉर्म है, कंपनी के जो प्रेज़ेंट जो सिचुएशन है 21 जो कंपनी का पेटेंट्स है 21 से भी ज़्यादा, 6 कंपनी का यूएस बेसिस और 15 अदर्स अ, मतलब फाइल्स के बेसिस पे कंपनी काम करता है। इसका जो क्लाइंट बेसिस है, वो टाटा भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो और भी ज़्यादा बड़े-बड़े कंपनी है। टाटा एआईए ये भी इसका कस्टमर्स है। साथ ही साथ स्विगी भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ फॉसिल्स भी इसका कस्टमर है। तो इस तरीके से बड़े से बड़े लीडर्स इसका कस्टमर है। तो प्लेटफ़ॉर्म के बेसिस में बात करूँ, तो कंपनी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके काम करता है। तो एक्विजिशंस भी कंपनी की है, 100% एक्विजिशंस किए। एआईएनटी इस कंपनी सिंगापुर कंपनी को उन्होंने एक्विजिशंस भी किए हैं। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो कंज्यूमर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर 99%, एंटरप्राइज़ेज़ प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर 1% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर मैं इस कंपनी का जियोग्राफिकली बात करूँ, तो आउटसाइड इंडिया में 65% और डोमेस्टिकली सेल्स में 35% का सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर सेल्स कम डाउन हुआ क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जो-जो कंपनी काम कर रहा है, तो उसका सेल्स थोड़ा-सा कमज़ोरी देखने को मिलेगा। अभी 355 करोड़ से 435 करोड़ के आसपास सेल देखने को मिला। चलो ठीक-ठाक ही है और कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है और उस बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आप देखेंगे तो एक ही रेंज के ऊपर है। देखिए क्वार्टर बेसिस में कंपनी उस एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया। और एस्टीमेट को बीट ना करने के कारण कंपनी के ऊपर अभी भी थोड़ा-सा प्रेशराइज़ देखने को मिला। तो शायद इसीलिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वो भी कुछ चेंजिंग देखने को मिला। जैसे रिज़र्व बढ़ा, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और कर्ज़ा भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ। अभी कर्ज़ा 228 करोड़ का कर्ज़ा लिया, ऑलमोस्ट जो कर्ज़ा है, वो ना के बराबर है। तो कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर्स से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा है, क्योंकि हर कोई निवेश करना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूँ, कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए डिलीवरी का जो परसेंटेज है, आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे कंपनी का जो डिलीवरी का परसेंटेज है, वो एक रेंज के हिसाब से है, करीबन 40 टू 50% के आसपास। ऑलमोस्ट 60% के आसपास यहाँ पे रेंज देखने को मिला और 60% के आसपास जब भी कोई प्रॉफिटेबिलिटी रेंज देखने को मिला है, सॉरी परसेंटेज आपको डिलीवरी देखने को मिला है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस भी है। अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था, वो ट्रेड फाइनली ब्रेकआउट भी हो चुके हैं। आप देखेंगे तो शोल्डर कम हेड, उसके बाद शोल्डर भी क्रिएट किया। तो देखिए इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न क्रिएट हो, तो आपको करना क्या है, आपको पहले ब्रेकआउट लेवल को मार्किंग करना है। तो ब्रेकआउट के ऊपर कोई भी अगर क्लोजिंग कैंडल दिखे, क्लोजिंग क मतलब कन्फर्मेशन कैंडल, तो कोई भी ग्रीन कैंडल आपको उसके ऊपर क्लोजिंग दिखे और वो भी कन्फर्मेशन के हिसाब से, तो एंट्री लेवल उसके ऊपर में बनेगा और टारगेट कहाँ तक बनेगा, जो इसका कप का जो साइज है, इसी साइज के बेसिस में आपको टारगेट बनेगा। तो यहाँ पे एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मैं मार्किंग करूँ, तो 21% का गेन मिल सकता है। देखिए मिल सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप कल ही जाके एंट्री कर लेंगे। एंट्री करना है तो आपको आपके रिसर्च के हिसाब से आपका जो एडवाइज़र है, उसके मतलब साथ डिस्कशन करके ही काम करना।
मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद मेरा जो टेड बनता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टेक्निकली चार्ट पैटर्न को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से फंडामेंटल को वॉच करके काम करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ ब्लाइंडली मेरे बात सुनकर भी निवेश मत करना। अगर आपको लगे कि हाँ, इस तरीके से पैटर्न्स में पैसा बनता है, तो आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर बैंक है और पॉपुलर बैंक बनते जा रहा है क्योंकि इस कंपनी देखा जाए तो गवर्नमेंट के हाथ इसका सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। एलआईसी के पास होल्डिंग है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होल्डिंग है। इसका मतलब पूरा का पूरा हिस्सेदारी प्रोमोटर ने उठा के रखा है, करीबन 94% के आसपास। कहने में तो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, मगर इसका जो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट है, मगर इसका जो फुल्ली डिसीजन जो ले रहा है वो गवर्नमेंट ले रहा है। तो इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो जिस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिले, मुझे थोड़ा-सा वीकनेस पॉइंट भी देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है, वो 20% के आसपास है। इसको बेस्ट कहूँगा ज़रूर क्योंकि इस आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर होना होना चाहिए क्योंकि किसी भी बैंक के पास अगर वो पैसा नहीं रखेंगे, तो जो लोग सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा रखे हैं, वो किसी न किसी टाइम में वो उठाने के लिए आएँगे और बैंक उस टाइम अगर पैसा ना दे पाए, तो बैंक के लिए एक रेटिंग जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा और इसीलिए उस बैंक के ऊपर पैसा ज़्यादा रखा जाता है। तो इसलिए आरबीआई ने एक रूल्स चालू किया कि 9% के ऊपर होल्डिंग होना चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 5.5% के आसपास है, तो उतना खास नहीं लगा, मगर कंपनी का जो एनपी है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। एनपी बहुत स्ट्रांग है, कासा रेशियो भी बहुत स्ट्रांग है, 52.61%। जो देखा जाए तो एक कोटक महिंद्रा बैंक के पास ही इसी तरीके से कासा रेशियो देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा और उसके साथ-साथ रिटेल बैंकिंग के ऊपर कंपनी 52% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जब रिटेल बैंकिंग से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है? मान के चलिए जो बैंक्स में हम लोग पैसा डालते हैं, एज़ ए सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में। तो सेविंग एंड करंट अकाउंट में पैसा जो मिलता है बैंकिंग को, उसमें बैंकिंग का ही फ़ायदा है, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है और सेविंग अकाउंट में सबसे कम अमाउंट्स का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो उससे जितना पैसा कंपनी के हाथ में आएगा, उस पैसे से कंपनी ग्रोथ कर पाएँगे। मगर एक वीकनेस पॉइंट मुझे देखने को मिला, वो मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाऊँगा। कंपनी की जो रिज़र्व है, वो रिज़र्व देखिए, वो तो ठीक-ठाक है, मगर कंपनी पहले जो 3 साढ़े 3 करोड़ 3 लाख करोड़ के आसपास मार्केट से कर्ज़ा उठा रहा था, मतलब अ, बोरिंग्स ले रहा था, उस पैसे को कस्टमर को लोन देने के लिए, वो बोरिंग्स अभी कम हो चुके हैं। इसका मतलब लोन का अमाउंट बढ़ना चाहिए था मगर कम हो रहा है। इसका मतलब बैंक खुद का जो ग्रोथ है, वो धीरे-धीरे करके कम कर रहा है। यहाँ पे कंपनी का एक वीकनेस देखने को मिला। बाकी पैरामीटर्स जो है, वो आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। सेल्स से लेकर, प्रॉफिट से लेकर अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। हाईएस्ट लेवल का प्रॉफिट इस बार देखने को मिला। तो एज़ अ इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास, डीएस के पास होल्डिंग नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग उसको बेचना पड़ेगा, करीबन 19% के आसपास होल्डिंग को यहाँ पे बेचना पड़ेगा। तो 19% होल्डिंग अगर बेचेंगे, तो एक बड़ा धमाका करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज़ के ऊपर आपको एक बार स्टडी करके कोई डिसीजन लेना है। अगर इस कंपनी के मैं रिटर्न के बारे में बात करूँ तो 1 मंथ में देखेंगे तो आईडीबीआई बैंक ने लॉस दिया था और 3 मंथ में, मतलब 3 मंथ्स में कंपनी के ऊपर जो सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो कंपनी में 2% के आसपास प्रॉफिट दिया। 6 मंथ में 13%, 1 साल में कंपनी धमाका कर दिया, करीबन 24% के आसपास। और वही डेटा 3 साल में देखेंगे तो 3 साल में 66% के आसपास रिटर्न दिया। 5 साल में कंपनी का रिटर्न उतना खास नहीं है। तो सोचिए, कंपनी सेक्टर वाइज़ धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है और आपका क्या डिसीजन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करें। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी है कि गवर्नमेंट, आप देख सकते हैं, कैंसिल्स बिड फॉर द अपॉइंटिंग एसेट वैल्यूज, सॉरी, जो एसेट वैल्यूज है, वैल्यूअर है फॉर आईडीबीआई बैंक, फ्रेश आरएफपी टू बी इशूड, मतलब फिर से फ्रेश इशू किया जाएगा आरएफपी। तो आरएफपी का मतलब क्या होता है? आप देखेंगे तो यहाँ पे ए फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर, आप देख सकते हैं, प्रपोजल। तो फिर से एक नया प्रपोजल रखने वाला है। जो पहले जो बिडिंग दिया गया था उसको कैंसिलेशन किया गया, अब फिर से बिड देने वाला है कंपनी आरबीआई की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से कोई डिसीजन लिया जिसके चलते कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में कोई चेंजिंग मोमेंटम दिखेगा। तो बाकी जो होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी।
मतलब उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक एनबीएफसी है। और एनबीएफसी का काम काम क्या है? पहले वो लोन ले, उसके बाद कस्टमर को लोन बांटे, मतलब लोन दे, और उसके हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कमाए। तो कंपनी इस बार कितना लोन दिया और लोन का परसेंटेज कितना ज्यादा हुआ, आप देख सकते हैं। कंपनी इस बार हाईएस्ट लोन लिया। खुद बोरिंग्स कितना लिए? करीबन 34,000 करोड़। आज तक की सबसे हाईएस्ट कंपनी लोन लिया। तो जब कोई एनबीएफसी ज्यादा लोन ले रहा है तो इसका मतलब कंपनी ज्यादा कस्टमर को लोन दे रहा है। और उस ज्यादा लोन देने के बाद आपको ये देखना है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं तो क्वार्टरली आप देखेंगे तो कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले बार का जो प्रॉफिट हुआ था सेम टू सेम प्रॉफिट इस बार भी किया। देखिए कंपनी छोटा है, बहुत छोटा है, करीबन 6,800 करोड़ के आसपास है। तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी ने इतना शानदार प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, यही कंपनी के लिए सबसे खासियत पॉइंट है। देखिए लोन तो हर किसी को मिल जाएगा, मगर उस लोन को टाइम टू टाइम टाइम अगर ना पेमेंट कर पाए तो दूसरे मतलब नेक्स्ट टाइम उस से जिस बैंक ने उसको लोन दिया वो लोन नहीं देंगे। आरबीआई भी लोन देना बंद कर देंगे। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर खतरा बन सकता है। और एनबीएफसी में एक मतलब एनबीएफसी में एक वीकनेस पॉइंट क्या है आप जानते हैं? इस कंपनी के ऊपर आरबीआई का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पैसे को कुछ पास में रखिए उसके बाद बाकी पैसे को लोन दे। जैसे बैंकिंग के ऊपर क्या बताया गया कि आपको एटलीस्ट 9% के आसपास हाथ में पैसा होना चाहिए। मगर एनबीएफसी के ऊपर कोई भी इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो उसके 100% पैसे को वो लोन के हिसाब से दे सकते हैं। तो ये कंपनी के लिए एक खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर हाथ में पैसा नहीं रहा ना रहा, अगर पूरा का पूरा लोन के हिसाब से दे दिए, तो अगर लोन में ज़्यादा से ज़्यादा लोन ना उठा पाए तो कंपनी के ऊपर खतरा बन सकता है। तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो तो ठीक ठाक देखने को मिला, शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। और कंटिन्यू इसके ऊपर एफआईएस ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग उठा कर रखा। डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है। पिछले बार तो कंपनी होल्डिंग को कम किए थे, अभी होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। और पब्लिक के पास भी होल्डिंग ज़्यादा था 66% के आसपास, वो घट के हो चुका है 57% के आसपास। तो उज्जीवन मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो एटलीस्ट 6 मंथ में देखेंगे तो कंपनी धमाका रिटर्न दिया। 6 मंथ में 74% के आसपास रिटर्न दिया। और एक साल में कितना? एक साल में कंपनी 90% के आसपास रिटर्न दिया। ऑलमोस्ट आपका फंड डबल के आसपास कर चुके हैं। 3 साल में 125% और 5 साल में कितना? 153% के आसपास। और 10 साल में कंपनी का रिटर्न ना के बराबर था। तो इसका मतलब कंपनी हाल ही के लिए एक साल में ही कंपनी शानदार परफॉर्मेंस किया है। अभी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया मैं आपको बता दूं। कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, शोल्डर कफ विथ 100 पैटर्न। फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कितना शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया। टारगेट जो अचीव हुआ, और वो भी कितना? 70% के आसपास। और वो भी टारगेट कितने दिनों में दिया? अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट जो टारगेट मिला वो कितना? मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ अभी देख सकते हैं 92 डेज में। 92 डेज मतलब 3 मंथ के अंदर अंदर 70% का रिटर्न। क्या आपको मजाक लग रहा है क्या? तो मेरे हिसाब से तो मजाक नहीं है। अगर कंपनी सही में सही दिशा में जा रहा है तो कंपनी आपको रिटर्न जरूर दे पाएंगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रवलगांव शुगर्स फार्म लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है स्प्लिट का। कंपनी 24 नवंबर में आपको एक के बदले 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो अगर स्प्लिट आप पाना चाहते हैं, कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में अगर अच्छी जानकारी मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।